ट्रेजेडी हुई, जो दुखी लम्हा है, वो आपकी वालिदा की वफ़ात थी। उस वक्त तो ना कोई पैशन रहा था, ना कोई गोल रहा था, इसकी कोई कशिश बाकी नहीं रही। सब कुछ एकदम से जैसे हार्ट बीट चल रही होती है और एकदम से फिर फ्लैट हो जाती है और सब खत्म हो जाता है, तो वही इमोशंस थे। तो मेडल की कदर रही, लेकिन हाँ, माँ की कमी तो कोई चीज़ पूरी नहीं कर सकती। हाँ, सोसाइटी आपको नहीं जीने देती, आपके इर्द गिर्द के लोग नहीं जीने देते। आप ट्रेनिंग्स के लिए जाएंगे, आपको लोग बुली करेंगे, हरास करेंगे, स्टेयर करेंगे, खामखा का जुमला बोल देंगे। कहीं भी आपने रुकना नहीं है और आपको छोटे छोटे कदम लेने पड़ते हैं और फिर आप किसी मंजिल पे पहुंच जाते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था कि इंडियंस ने बहुत प्यार दिया और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उसने फ़ौरन से शाउट किया, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो मैंने उसे पीछे मुड़ के देखा, मैं एकदम रुक गई भागते भागते, और मैंने कहा आर यू पाकिस्तानी, क्योंकि आपको पाकिस्तानी नज़र नहीं आते। तो उसने कहा नो, आई एम इंडियन, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान में इस चीज़ को लेके आएँ। तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल ज़्यादा है, लेकिन अगर हम लेके आएंगे तो हमारे ट्रेल्स ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा एडवेंचरस हैं। तो हमारे पास इसकी बहुत बिग हाइप होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पी4 पाकिस्तान के साथ मैं हूं अवैस अली। जितने नाजरीन पी4 पाकिस्तान की स्क्रीन पे मुझे देख रहे हैं, आप सब ने ज़िंदगी में एक मरतबा रेस लाजमी देखी होगी। स्कूल के अंदर, कॉलेजेस के अंदर आपने उसमें हिस्सा भी लिया होगा। रेस का कानून जो अब तक आपने या मैंने देखा है वो ये है कि एक स्मूथ ट्रैक होता है या फिर एक गोल ट्रैक होता है जिसपे लोग हिस्सा लेते हैं। लेकिन दुनिया के अंदर एक ऐसी अजीबोगरीब मैराथन भी होती है जिसमें लोगों को एक स्मूथ ट्रैक या गोल ट्रैक पे रेस नहीं करनी होती, बल्कि उन्हें पहाड़ों पे चढ़ना होता है और पहाड़ों पे इस रेस को कंडक्ट किया जाता है। मेरे साथ इस इस्लामाबाद में मौजूद है राबिया अली। ये पाकिस्तान की पहली खातून है जिन्होंने एक ऐसी मैराथन में हिस्सा लिया जिसमें उन्हें दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट पे रेस करना थी। और न सिर्फ इन्होंने उसमें हिस्सा लिया, बल्कि फीमेल की जो इंटरनेशनल कैटेगरी थी उसमें 3rd पोजीशन भी हासिल की। इसके अलावा जो इस पूरे सिनेरियो का सबसे एक दुखी लम्हा है, जो इनके साथ ट्रेजेडी हुई, इस सारे सफ़र के दौरान पीछे घर में इनकी वालिदा की वफ़ात होगी। लेकिन राबिया अली इतनी पैशनेट थी कि उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा, अपना पैशन नहीं छोड़ा और उसको मुकम्मल किया, और उसके बाद वो अपने घर आई। ये इतनी पैशनेट क्यों है और दुनिया की अजीबो गरीब और इतनी मुश्किल तरीन मैराथन में इन्होंने हिस्सा क्यों लिया, इसको फंड कैसे किया गया, और जो पीछे इनके साथ ट्रेजेडी हुई इसको इन्होंने किस तरह ओवरकम किया, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं, मेरे जितने नाजरीन हैं मुझ समेत, उनके लिए ये जो मैराथन है और इस तर्ज की मैराथन बड़ी एक अजीबोगरीब और अनोखा वाक़या है जो हमने सुना, तो इसके लिए हम आपके पास है। तो प्लीज़ थोड़ा सा बताइएगा ये सारा सिनेरियो कैसे होता है, ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना और इस तरह की मैराथन कैसे कंडक्ट की जाती है? ओके, ये जो मैराथन है ये माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप से स्टार्ट होती है। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है और एल्टीट्यूड वाइज ये जो मैराथन है ये हाईएस्ट है और एल्टीट्यूड वाइज टफेस्ट है। ये एक ट्रेल रन होता है, अप हिल डाउन हिल। और इसकी सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसकी स्टार्टिंग लाइन पे पहुंचने में आपको ज़्यादा दिन लगते हैं, जबकि फिनिशिंग लाइन में आपने कुछ घंटों में पहुंचना होता है। तो स्टार्टिंग लाइन पे पहुंचने के लिए, क्योंकि आपको ट्रैक करना होता है, लुकला नेपाल का एक एयरपोर्ट है, फेमस एयरपोर्ट है, वहाँ तक जहाज़ आपको छोड़ता है या आप ट्रैक करके पहुंचते हैं। उसके बाद आपने तमाम रास्ता चल कर ट्रैक कर कर स्टार्टिंग लाइन तक पहुंचना होता है, विच इज़ एवरेस्ट का बेस कैंप। मुझे लगता है असल रेस तो वो है जो आपने स्टार्ट लाइन तक 15 दिन 12 दिन लगा के पहुंचना। बिल्कुल, 15 से 12 दिन लगाने होते हैं और बहुत सारे पार्टिसिपेंट उसी के अंदर 15 से 12 दिन के दरमियान गिव अप कर जाते हैं। वो स्टार्टिंग लाइन पर पहुंचते नहीं हैं, क्योंकि उस दौरान अगर आपकी तबीयत ख़राब होगी, आपको चेस्ट कंजेशन होगी, वहाँ पे वेदर भी बहुत ठंडा होता है, तो लोगों को ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं ब्रीदिंग के, और लोग गिव अप करके वापस आ जाते हैं और स्टार्टिंग लाइन तक ही नहीं पहुँचते। अच्छा, ये बताइए, ये जो मैराथन थी इसमें आप पहली खातून है, इससे पहले कोई पाकिस्तान का इस तरह का कोई शख्स नहीं, इसने हिस्सा नहीं लिया, और फिर इसका जो सारा सफ़र था, आपने जो पोजीशन हासिल की, वो ज़रा हवाल बताइएगा। ओके, पहली मैं पाकिस्तानी खातून हूँ। ओवरसीज़ पाकिस्तानी 2 बॉयज़ ने कभी इसके अंदर पार्टिसिपेट करते रहे हैं, और बल्कि मेरे साथ भी उन्होंने एक ने रन किया। जो जीतने की बात है वो शायद मेरी लक थी। अल्लाह ताला ने मुझे एक तसल्ली देनी थी, एक शोहरत देनी थी, क्योंकि मैं अपने आप से एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मैं जीत पाऊंगी। शायद मैं किसी पोजीशन पे आ जाऊंगी, वो भी 3rd पे। मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, वुमेन कैटेगरी में मैंने 3rd पोजीशन ले ली अपनी कैटेगरी में। लेकिन उसके लिए मैं ज़हनी तौर पे तैयार नहीं थी, ना मैं उसके ख्वाब देख रही थी। तो मेरे लिए यही बहुत था कि मैं इसमें पार्टिसिपेट कर लूँ और इसकी फिनिशिंग लाइन तक पहुँच जाऊँ।
मुझे ये बताएं, इस रेस से पहले आपने कभी किसी मैराथन में हिस्सा लिया, सीधा या गोल ट्रैक में, या इस तरह की जो पहाड़ी चढ़ना, उसमें आपने हिस्सा लिया कभी? अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ यही है इसमें पूरे मज़े की बात यह है कि मैं कोई प्रोफेशनल एथलीट नहीं हूँ। मैंने आज इस रेस से पहले अपनी ज़िंदगी में कोई रेस नहीं भागी। इसकी प्रैक्टिस मैंने ज़रूर की, लेकिन कोई प्रोफेशनल रेस 5 किलोमीटर की भी मैंने नहीं भागी। 2021 में मैं पहले ट्रैक पे गई थी। 22 और 23 में मैंने कुछ हाई एल्टीट्यूड ट्रैक्स किए, तो पहाड़ों से कुछ वाकफियत थी। पहाड़ों के जो दुश्वार गुजार रास्ते हैं उनसे कुछ वाकफियत थी, लेकिन हाँ, रन कभी नहीं किया था। अच्छा, आपने रिकॉर्ड भी बना दिया, 3rd पोजीशन भी हासिल कर ली, लेकिन जो आपके साथ ट्रेजिडी हुई, जो दुखी लम्हा है, वो आपकी वालिदा की वफ़ात थी। कहाँ पे आपको खबर मिली और उसके बाद आपका रद्द अमल क्या था? अच्छा, वैसे ऐसा होता है कि हम ज़िंदगी में एक अपने लिए पैशन बनाते हैं, गोल बनाते हैं और उसकी तरफ पागलों की तरह और अंधों की तरह भागना शुरू कर देते हैं। मेरे साथ भी ये था। मेरे लिए ये मैराथन बहुत अहमियत की हामिल थी और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था कि मेरी इमीडिएट फैमिली के अलावा किसी को नहीं पता था, मेरी वालिदा समेत, कि मैं कोई रेस भागने जा रही हूँ या मैं कोई रिकॉर्ड बनाने जा रही हूँ। सबको ये पता था कि अच्छा, गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, किसी ट्रैक पे गई होगी। सबको मैं यही बता के गई थी। तो जब मुझे ये खबर मिली, अफसोस की बात है कि मैं 6 ट्रैक्स शुरू किए हुए, मेरा ख्याल से 14वां दिन था या 13वां दिन था, और मैं स्टार्टिंग लाइन पे पहुंच गई और बैक होम से मुझे ये खबर मिली कि मेरी मदर की डेथ हो गई है। उस वक्त तो ना कोई पैशन रहा था, ना कोई गोल रहा था, इसकी कोई कशिश बाकी नहीं रही। सब कुछ एकदम से, जैसे हार्ट बीट चल रही होती है और एकदम से फिर फ्लैट हो जाती है और सब ख़त्म हो जाता है, तो वही इमोशंस थे। सैड पार्ट ये था कि मैं चाहती भी तो मैं वापस फ्यूनरल तक नहीं पहुंच सकती थी। तो उस लम्हे कुछ मुश्किल डिसीजन लेने पड़े, जैसे दिल बिल्कुल बंद हो गया था, लेकिन फिर मैंने लॉजिकली सोचा कि अगर मैं वापस चली गई तो मैं काफ़ी अर्सा डिप्रेशन का शिकार रही हूँ, तो क्या ये ना हो मैं दोबारा उसके अंदर दोबारा डिप्रेशन का शिकार हो जाऊँ। वालिदा तो रही नहीं, जाके किससे बात करूँगी, किसको देखूँगी, कौन मुझे उम्मीद दिलाएगा, और हो सकता है मैं ज़िंदगी में दोबारा कभी भाग ही ना सकूँ। तो बस ये सोचा कि अब यहाँ पे जिस जगह खड़ी हूँ, वहाँ पे जिस चीज़ के लिए आई हूँ, जिस मकसद के लिए आई हूँ, उसे पूरा कर लूँ, फिर बाकी का बोझ जाकर उठा लूँगी। तो ये हुआ। तो जब आप घर वापस आईं और जिस जगह आपकी वालिदा बैठती थी, उठती थी, वो जगह आपको खाली मिली, तो उस मेडल की, उस चीज़ की कोई कशिश बाकी रही थी? वो क्या महसूसात हुए जब आप वापस आई थी? अच्छा, वैसे मज़े की बात यह है कि पहाड़ जो है ना, आपको हील करते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि माउंटेन्स हील्स यू, माउंटेन्स आर कॉलिंग यू, एंड आई टोटली बिलीव अबाउट इट। अल्लाह का अजीब सा निज़ाम है कि जब आप दुनिया की हसल बसल से छोड़ के किसी कोने खुतरे में, कहीं पहाड़ में, नेचर के करीब बैठते हैं, तो मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ख़ुद आपको हील कर रहा होता है। आपका एक 1-to-1 कनेक्शन बन जाता है। तो मुझे लगता है कि इस जर्नी में, क्योंकि मैं फ़ौरन रेस के फ़ौरन बाद वापस भी नहीं आई, वहाँ से आपको नीचे आना होता है, एक एयरपोर्ट तक आना होता है, फिर वेदर आपको अच्छा मिल जाए तो आपको जहाज़ मिलता है, आप फिर खटमंडो तक पहुंचते हैं, फिर खटमंडो से पाकिस्तान की डायरेक्ट फ़्लाइट्स नहीं है। तो उसके बाद भी, रेस ख़त्म होने के बाद भी मुझे कुछ टाइम वहाँ पे गुजारना था। तो उस टाइम में मैंने हील किया और मेरे लिए मेडल की कदर बाकी रही, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर मेरी माँ होती, और मुझे वहाँ फ़ील होता था कि कहीं ना कहीं वो ज़रूर मेरे पे प्राउड होंगी, और मेरी माँ होती तो वो कितनी खुश होती। तो मेडल की कदर रही, लेकिन हाँ, माँ की कमी तो कोई चीज़ पूरी नहीं कर सकती। बिल्कुल ऐसे ही आपने सही फरमाया। अच्छा, ये बताइए, आपने एक फ़न फैक्ट मुझे बताया है कि रेस से ज़्यादा उस स्टार्टिंग लाइन तक पहुंचने में ज़्यादा दिन लगता है, ज़्यादा टाइम लगता है। इसके अलावा इस पूरे सफ़र में जो सबसे मज़ेदार लम्हात थे या कुछ अजीबो गरीब लम्हात जो आपने देखे, और फिर एक ऐसी चोटी जिसको सर करने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं, तो वो ज़रा शेयर कीजिए। ओके, बहुत मैं इस चीज़ पे खुश हूँ कि मुझे ना हमेशा से, बचपन से हम पढ़ते हैं और हमें लगता है कि हमारा जो एक दुश्मन है वो इंडिया है और इंडियंस शायद हमारे दुश्मन हैं। विल यू बिलीव, नेपाली तो पाकिस्तानियों से बहुत प्यार करते हैं, तो नेपालियों की तरफ से तो बहुत अप्रिसिएशन थी। जो इंटरनेशनल एथलीट्स थे, जो रनर्स थे, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। उन्होंने तो इस तरह अप्रिशिएट किया कि अगर आपने दुनिया में कभी कोई रेस नहीं खेली और आपने ये डिसीजन ले लिया तो आप समझें कि आप जीत गई हैं। ये डिसीजन लेना और यहाँ तक आ जाना ही बहुत बड़ी बात है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था कि इंडियंस ने बहुत प्यार दिया और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। पाकिस्तानी वहाँ पे थी नहीं, इंडियन लड़कियों ने, क्योंकि हम शायद एक दूसरे के कल्चर को समझते हैं। हम समझते हैं कि एक लड़की के लिए ऐसे कल्चर से उठ के आना, अपने बलबूते पे आना और यहाँ पे खड़े होना और यहाँ पे एक ऐसी रेस में शमूलियत करना जिसके लिए बहुत सारे दिन चाहिए।
और वो मदर भी है 3 बच्चियों की, तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। बल्कि सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि मैं रेस के दौरान एक पहाड़ से उतर रही थी भागते हुए, तो क्योंकि हमारे स्किन कलर्स ऐसे हैं कि हम फ़ौरन एक दूसरे को, हमारे फीचर्स मिलते हैं इंडियंस और पाकिस्तानीज़ के, तो हम पहचान लेते हैं। तो मुझसे एक लड़की ने फ़ौरन से पूछा कि आर यू इंडियन? तो पहले उसने मेरे लिए क्लैप किया, शाउट किया, तो फिर उसने मुझसे पूछा हे आर यू इंडियन? तो मैंने कहा नो आई एम पाकिस्तानी। तो उसने फ़ौरन से शाउट किया पाकिस्तान जिंदाबाद। तो मैंने उसे पीछे मुड़ के देखा, मैं एकदम रुक गई भागते भागते, और मैंने कहा आर यू पाकिस्तानी, क्योंकि आपको पाकिस्तानी नज़र नहीं आते? तो उसने कहा नो आई एम इंडियन। और मेरे लिए ये बहुत ही कोई हैरान कुन मोमेंट था। तो मैंने उससे मेरा फ़र्ज़ था, फिर मैंने उसे कहा जय हिंद और नारा लगाया और मैं भागने लगी। बस इतना हमारा इंटरेक्शन हुआ। मुझे लगता है ये सबसे खुशगवार लम्हा था जब एक ऐसा मुल्क जिसको आप दुश्मन समझते हैं वो आपके लिए और आप उसके लिए चीयर अप कर रहे हैं, ये सबसे बेहतरीन था। अच्छा मुझे ये बताएं, हाइकिंग क्लाइंबिंग समझ आ जाता है कि सबसे महंगा तरीन शौक है, तो ये जो पूरा सफ़र था, इसके जो फंड्स थे वो कैसे इकट्ठे किए? आपने खुद किया, किसी ने फ़ंड किया, और कितना खर्चा आया आपका? ओके, ये कोई सस्ती शौक़ नहीं है, सस्ता शौक़ नहीं है। इनिशियली टू बी वेरी फ्रैंक, हम लोग जाके लंडे से जूते ख़रीदते रहे हैं, कपड़े ख़रीदते रहे हैं। हमने अपने गेयर्स जो हैं वो यूज्ड गेयर्स एक दूसरे की यूज़ किए हैं। इस्लामाबाद में अगर कोई लोग रहते हैं उन्हें पता है यहाँ पे संडे मार्केट है, जहाँ से ऐसी चीज़ें आप ढूंढें तो आपको मिल जाती हैं। ऐसे जूतों में भी ट्रैकिंग की है कि आपके सारे पाँव छालों से भरे हुए थे, क्योंकि हमारे माशरे में अगर आप एक अच्छी फैमिली से भी हैं ना, इस चीज़ को एक एक्सटेंडेड लग्जरी समझा जाता है। लग्जरी आपके कपड़े, खाना पीना, सैर करना हो सकती है, बट उससे आगे की लग्जरी हम इस स्पोर्ट को समझते हैं। तो जिसके लिए बहुत सारी, एक तो एक्सेप्टेंस नहीं है, तो एक्सेप्टेंस नहीं होगी तो फंडिंग भी नहीं होगी। बाकी इस रेस के लिए मेरी तो ये पूरी एक जर्नी है, क्योंकि मैं एक बहुत लंबा अरसा हाउसवाइफ रही। इस रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए मैंने पैसा कमाना शुरू किया, मैंने जॉब करना शुरू की, मैंने अपने आप को, अपनी पढ़ाई बेहतर की, अपने सर्टिफिकेट्स हासिल किए ताकि मेरे अंदर कुछ स्किल्स आएँ, मैं कोई काम कर सकूँ, पैसा कमा सकूँ। तो वो और एक एक पैनी जोड़ी, शायद वो लड़कियाँ जो समझती हैं, वो लोग जो देख रहे हैं कि जब समझ शुरू होते हैं तो लड़कियाँ कहती हैं कि इस साल मैंने कौन कौन से लॉन के जोड़े बनाने हैं और कौन कौन से डिज़ाइनर्स के कपड़े पहनने हैं। तो मेरी तो पूरी जर्नी चेंज होगी, माइंड सेट चेंज हो गया। तो मैं अपनी एक एक पैनी को सेव करती थी कि मैंने कौन से जूते ख़रीदने हैं, मैंने बाहर से कौन से जूते मंगवाने हैं, मेरी कौन सी ट्राउज़र्स मुझे चाहिए जो इतने पैसों की आएंगी, तो मैंने उसके लिए पैसे जमा करने हैं। तो मेरा ख्याल है जब आप कोई पैशन बना लेते हैं तो उसके बाद फिर आपको कुछ और नज़र नहीं आता, वही पैशन नज़र आता। ठीक है। अच्छा ये बताएं, आपके डिप्रेशन ने आपको एक वर्ल्ड रिकॉर्ड का एक नुमाइंदा बना दिया और आप पहली खातून बन गई जिन्होंने इस मैराथन में हिस्सा लिया और जीते भी। ये बताएं आइंदा का क्या प्लान है? K2 पे जाएंगी? पाकिस्तान में और बहुत सारी बड़ी बड़ी ट्रेल्स हैं, वहाँ पे जाएंगी या फिर ये एंड था बस? नहीं, एंड तो बिल्कुल ना हो, खुदा ना करे कि ये एंड हो। लेकिन ये कि हाँ, मेरी ख्वाहिश है कि हम पाकिस्तान में इस तरह की रेसेस लेके आएँ जो बाहर इतनी सारी इकोनॉमी उनकी बिल्ड हो रही है, इंटरनेशनल एथलीट्स आ रहे हैं। नेपाल का इमेज बहुत अमेजिंग एक बिल्ड होता है जब वहाँ पे लोग आते हैं, रहते हैं, वहाँ की कम्युनिटी से मिलते हैं, वहाँ पे लोग फंडिंग करते हैं, वहाँ की गाँव के लिए, वहाँ के बच्चों के लिए लोग फंड रेजिंग करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इकोनॉमी के लिए, आपकी नेशन के लिए अच्छी हो रही होती हैं ऐसी एक्टिविटीज़ से। तो मेरी ख्वाहिश है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान में इस चीज़ को लेके आएँ। हमारे जो ट्रेल्स हैं वो ज़्यादा एडवेंचरस हैं, हमारे पास टी हाउसेस नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल ज़्यादा है। लेकिन अगर हम लेके आएंगे तो हमारे ट्रेल्स ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा एडवेंचरस हैं, तो हमारे पास इसकी बहुत बिग हाइप होने वाली है। अच्छा आखिरी जो चीज़ मुझे आपसे चाहिए वो आप एक मैसेज दें उन ख़वातीन के लिए, जो बच्चियां जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि अगर आपने देखा हो पिछले 1 माह के अंदर बच्चियों के लिए एक बड़ी अजीबोगरीब सोशल मीडिया के ऊपर किसी ने उनको स्कूल जाने को पाबंदी लगाई, उसको गाली करार दिया, किसी ने ये कहा कि 95% ख़वातीन जाहिल हैं। तो उन बच्चियों को क्या पैगाम देंगी कि आप अपनी करेज को, अपने जो टैलेंट है उसको बस छुपा के रखें, दब के रहें, या फिर आप कुछ भी कर सकती हैं जैसे मैंने किया? अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी लड़की कर सकती है। विद डिप्रेशन, बीइंग अ मॉम ऑफ 3 गर्ल्स, बीइंग अ हाउसवाइफ फॉर अ लॉन्गर टाइम ऑफ पीरियड, अगर मैं इस सब से बाहर निकल के ये कर सकती हूँ तो फिर मेरा ख्याल है इस मुल्क की कोई भी लड़की कर सकती है। और हाँ, सोसाइटी आपको नहीं जीने देती, आपके इर्द गिर्द के लोग नहीं जीने देते। आप ट्रेनिंग्स के लिए जाएंगे, आपको लोग बुली करेंगे, हरास करेंगे, स्टेयर करेंगे, खामखा का जुमला बोल देंगे, मगर आगे बढ़ना ना छोड़ें, कहीं भी आपने रुकना नहीं है। और एक छोटा कदम बहुत मैटर करता है। हमें लगता है कि चीज़ें जल्दी होनी चाहिए। कल ही मैं
कोई अपना एक कोर्स नया स्टार्ट किया और मैं चाहती थी कि बस एक दिन में मैं सीख लूँ, तो एक दिन में कुछ भी नहीं होता। आपको छोटे छोटे कदम लेने पड़ते हैं और फिर आप किसी मंजिल पे पहुँच जाते हैं।